आज वो विश्वास का संकट टल गया है। दुनिया भी बड़े भरोसे से, आनंद और आश्चर्य से भारत की प्रगति को देख रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है। और हर क्षेत्र में इस सरकार ने नई नई पहल की है और परिणाम भी पाए हैं। ये सरकार विजिबल सरकार रही है। पहले सरकार को ढूंढना पड़ता था। कई दिनों तक आप लोग पुकार लगा रहे थे, भाई सरकार कहां है, तब जाकर एक आधा स्टेटमेंट कहीं कोई कोने से आता था। अब शायद मीडिया से भी आगे सरकार प्रोएक्टिव होकर जनता की दिक्कत के समय में जनता के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है, रेल आती है, तो कुछ ही घंटों में मंत्री और प्रधानमंत्री वहां दिखाई पड़ते हैं। अपने पड़ोसी देश नेपाल में अगर भूकंप आता है तो तुरंत ही सरकार प्रोएक्टिव होकर नेपाल में दिखाई पड़ती है। तमिलनाडु में अगर भारतीय मछुआरों पर संकट आता है, उनको फांसी दी जाती है, तो भारत सरकार इंटरवीन करती है। किसी क्रिश्चियन पादरी को अफगानिस्तान में अगवा किया जाता है तो भारत सरकार दखल कर कर उसको छुड़ा कर लाती है। आइए पीयूष जी, यहां आइए। हर जगह पे प्रोएक्टिव होकर ये सरकार दिखाई पड़ती है। ये विजिबल सरकार है और इस सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को फिर से पुनः प्रस्तापित किया है। एक जमाना था जब हर मंत्री 10 साल तक अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री होता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति में परिवर्तन लाया है। आज हर एक मंत्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने मंत्रालय का काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। उन पर कोई मंत्री समूह नहीं थोपे गए हैं। 150 से ज्यादा जो मंत्री समूह बनाए गए थे, एक साथ सभी को भंग कर कर मंत्रियों को काम करने की स्वतंत्रता दी है। और प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी पीएम ऑफिस का गौरव फिर से पुनः प्रस्तापित हुआ है। पॉलिटिकल जो नेता हैं, उनका महत्व भी प्रस्तापित हुआ है। ये सरकार पॉलिसी पैरालिसिस में से बाहर आई है। जैसे ही समस्या सामने आती है, इसके निवारण के लिए ये सरकार तुरंत ही प्रोएक्टिव होकर अगर जरूरी है तो नीतियों में परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहती है और इसके अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। 10 साल तक देश की जनता किसी एक चीज से अगर सबसे ज्यादा त्रस्त थी तो वो भ्रष्टाचार था। 10 साल तक हर महीने कोई न कोई घपला, कोई घोटाला, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार जनता के सामने आते थे, जो जनता के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देते थे। और दुनिया में भी हिंदुस्तान की साख दिन प्रतिदिन ये घोटालों के कारण गिरती जाती थी। मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के पास पब्लिक मैंडेट लेने के लिए गए थे, उस वक्त हमने वचन दिया था कि हम भ्रष्टाचार को इस व्यवस्था से उखाड़ कर फेंक देंगे। मुझे आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों, 1 साल में हमारे विरोधी भी इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। पूरा 1 साल हो गया इस सरकार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सका। और मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यूपीए के द्वारा, कुछ मंत्रियों के द्वारा जीरो लॉस की थ्योरी बार बार प्रस्तापित की जाती थी और घंटे तक आप लोग दिखाया करते थे। लंबी लंबी अंग्रेजी में बहस सुनाया करते थे कि कोयला में कोई नुकसान नहीं हुआ, स्पेक्ट्रम में कोई नुकसान नहीं हुआ।
आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 229 खदानें जो कांग्रेस ने आवंटित की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसमें से सिर्फ 20 खदानों का पारदर्शी नीलामी कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा भारत के खजाने में इजाफा किया है। वो ही बताता है कि कैग ने नुकसान को कुछ कम ही आंका था। 229 खदानों में 1,59,000 करोड़ का नुकसान का जो अंदाज था वो गलत था। सिर्फ 20 खदानों में 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार की तिजोरी में आज वृद्धि हुई है। 1/3 क्षमता वाले स्पेक्ट्रम का नीलामी ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने की और 1,09,000 करोड़ रुपया देश की तिजोरी में जमा हुआ है। मैं मानता हूं मित्रों, आज जवाब उन्हें न देना चाहिए जो जीरो लॉस की थियरी लेकर इस देश की जनता के सामने उपस्थित होते थे, जो चोरी पर सीना चोरी करते थे, जो कहते थे कोई नुकसान नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृति से बता दिया है कि आपने देश के खजाने को कितना बड़ा नुकसान किया था। आज 1 साल के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि कांग्रेस के नेता फिर से एक बार जरा जीरो लॉस वाली थियरी को देश के सामने रखने का साहस करें। सत्य को तोड़ मरोड़ कर रखने की भी सीमाएं होती हैं, जनता को गुमराह करने की सीमाएं होती है। सार्वजनिक जीवन में झूठ को सच बनाने का जो कला उनको सिद्धहस्त है, वो उसका हमने कृति से जवाब दिया है। मित्रों, काले धन पर बार बार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के नेता निशान लगाते हैं कि काले धन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि 68 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने काले धन की रोकथाम के लिए क्या किया? कोई एक बात बता दे। यूपीए की सरकार थी तब तक कांग्रेस काले धन की रोकथाम के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार ने एसआईटी बनाने का काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट का पहला फैसला काले धन की जांच के लिए एसआईटी बनाने का हुआ। वो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है कि हम काले धन की रोकथाम के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। 3 साल से दुनिया भर के देशों से जो सूचनाएं आकर पड़ी थी, वो सूचनाओं को ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। हमारी सरकार बनने के बाद 45 दिन में करीब करीब 700 सूचनाओं को हमने एसआईटी को जांच के लिए दे दिया, उसके साझा कर लिया और आज एसआईटी उस पर जांच कर रही है। किसका अकाउंट है, अकाउंट का नंबर क्या है, कौन सी बैंक में है, कितनी अमाउंट है, वो सभी को साझा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज मैं एक और बात स्पष्ट कर देता हूं, जो लोग जोर जोर से कहते हैं अकाउंट में किन के नाम है वो सरकार ने घोषित करने चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो लोग अकाउंट किसके है वो उसके नाम डिक्लेयर कराना चाहते हैं, वो काले धन की व्यवस्था के वकील हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नामों की घोषणा करती है तो जो ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसके तहत आगे कोई सूचना भारत की सरकार को नहीं मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि आगे कोई सूचना न मिले? आपका इंटरेस्ट का एरिया क्या है? जांच हो और काला धन वापिस आए या हो, या मीडिया के टाइटल बनाने हैं, या तो बाकी जिनकी सूचना नहीं आई उनको बचाना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्धता से काले धन पर जो वैश्विक समाधान हुए हैं, इसके हिसाब से कानूनी कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए देश की संसद में वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहली बार सजा का प्रावधान करने वाला कानून लेकर मोदी सरकार आई है। आजादी के बाद पहली बार एक कानून ऐसा बना है
जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के लिए सजा का प्रावधान किया है और वो काले धन के लिए किया है। ये कानून बनने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस देश में से फूटी कौड़ी भी काले धन के रूप में बाहर जाने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया है। हमें मित्रों बार बार टाने कसे जाते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, इस देश के संघीय ढांचे को ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जितना किया है, शायद ही आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किया होगा। सबसे पहले जब योजना आयोग को भंग कर दिया गया और नीति आयोग को बनाया गया, तब नीति आयोग के अंदर राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी गई। योजना बनाने के स्तर पर ही राज्यों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर दिया गया और इससे योजनाएं वास्तविक बनेगी। दूसरा, 14वां फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट के अंदर आजादी के बाद सबसे ज्यादा बढ़ोतरी राज्यों के लाभांश में की गई। 10% की वृद्धि करने का रिपोर्ट दे दिया गया। हमने वो रिपोर्ट को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा, ना पार्शियली एक्सेप्ट किया है। 10% की वृद्धि को 100% 100% स्वीकार कर लिया गया और आज भारत सरकार के बजट में राज्यों का लाभांश एक ही बजट में 32% से बढ़ाकर 42% करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। जब मोदी सरकार ने पारदर्शी तरीके से कोयला और खनिज खदानों की नीलामी का कानून लाए, तब हमारे पास विकल्प खुले थे कि राज्यों को सिर्फ रॉयल्टी देते, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमने चुनाव के वक्त वादा किया था कि देश का पूर्वी हिस्सा विकास की दौड़ में पश्चिमी हिस्से से थोड़ा पीछे पड़ गया है। पूर्वी हिस्से को पश्चिम की तरफ विकास करना चाहिए और खदानें सबसे ज्यादा देश के पूर्वी भाग में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सभानतापूर्वक एक फैसला किया कि खदानों की नीलामी से जितनी भी राशि आएगी, वो राशि पूर्ण रूप से राज्यों के विकास के लिए राज्यों को दे दी जाएगी। और पूर्वी हिस्से में हमारी सरकार कम होने के बावजूद भी हमने पक्षापक्षी से ऊपर उठकर राज्यों के विकास के लिए, देश के पूर्वी हिस्से के विकास के लिए एक कदम उठाया है। मैं मानता हूं कि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत बड़ी ताकत देने वाला कदम है। टीम इंडिया की एक नई कल्पना मोदी जी ने देश के सामने रखी है। प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सारे देश के मुख्यमंत्री बनकर टीम इंडिया बनती है। ये विचार पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने रखा है और उसको चरितार्थ करने का भी हमने प्रयास किया है।